हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज जो है हम यूजीसी नेट का जो महामराथन सीरीज चला रहे हैं। तो इसमें जो है हमारा ये लेक्चर 21 है। तो लेक्चर 20 तक हमने डिस्कस किया है। उसमें बहुत सारे आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, तो आप वो सब देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और ये सब जो आपके लेक्चर्स हैं, जो आपके यूजीसी नेट हो गया, फिर DSSS हो गया, इस टाइप के KBS NVS और जितने भी लाइब्रेरी साइंस के एग्ज़ाम्स होते हैं, सारे जगह आपको जो है हेल्प मिलेगा इससे। और स्टेट लाइब्रेरी एग्ज़ाम्स भी, जैसे बिहार लाइब्रेरियन का भी होने वाला है, तो ये सब के लिए आप जो है लेक्चर्स सारे देख सकते हैं। तो इसमें हम मोर देन 100 लेक्चर्स लाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का देखिए टॉपिक है इंफॉर्मेशन सोर्सेज, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स एंड फॉर्मेट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, तो ये मैंने पहले के लेक्चर्स में बताया है कि अब जो है हम को इंफॉर्मेशन सोसाइटी में रह रहे हैं। इंफॉर्मेशन सोसाइटी मैंने एक्सप्लेन किया था कि ऐसा सोसाइटी जिसमें आपके जो गुड जॉब्स हो गए और जो एम्प्लॉयमेंट हो गया, वो मोस्टली इंफॉर्मेशन के आदान प्रदान में और इंफॉर्मेशन स्टोरेज, रिट्रीवल, इंफॉर्मेशन का मार्केटिंग, ये सब मतलब इंफॉर्मेशन के ही अराउंड घूमता है। तो वैसे सोसाइटी को जो है इंफॉर्मेशन सोसाइटी कहते हैं। जो मैंने बताया होगा पहले, डेटा से फिर इंफॉर्मेशन, फिर से नॉलेज, इससे फिर विजडम। तो ये तो देखिए इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंफॉर्मेशन सोर्सेज आर द मीन्स थ्रू विच नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन आर गैदर्ड एंड डिसेमिनेटेड। तो समझ गए। Understanding the nature, characteristic, types and formats of information sources crucial for library science। समझे। तो वही है, इंफॉर्मेशन सोर्सेज वही है जिससे आप ये वाला जो आपका एक चेंज जो कहा जाता है, डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम, ये चलता है। तो एक जैसे आपने आजकल सुना हुआ कि डेटा इज द न्यू ऑयल। समझ गया, न्यू ऑयल अंबानी का स्टेटमेंट है वैसे। तो अब सब जगह लिखा जाता है वैसे। तो आप समझ सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन जो है, ये इन्फॉर्मेशन सोसाइटी और इन्फॉर्मेशन एज में जब इंटरनेट का इतना एडवांसमेंट्स हो चुका है, जब प्रोसेसिंग पावर का, क्लाउड कंप्यूटिंग का, नए नए टेक्नोलॉजीज आ चुके हैं, तो आप जैसे ChatGPT, ये सब जो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, समझ सकते हैं आप। अब देखो नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज। इंफॉर्मेशन सोर्सेज जो है होते कितने टाइप के हैं? तो टेक्निकली देखो तो वो 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी जो होता है सो मेन, जो आपका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो लिखा हुआ हो, कि जैसे मान लो कि आपका एक्सपेरिमेंटल रजिस्टर है ना, एक्सपेरिमेंटल रजिस्टर। जैसे आप है लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसका आप जो है मतलब डेटा बुक रखते हैं, तो वो सब जो है ये सब आपका प्राइमरी सोर्सेज में आ गया। जैसे आप कोई जर्नल लिखते हैं वो सब। सेकेंडरी क्या होगा? तो इसके आधार पे कुछ अगर लिखा जाए, इस डेटा के आधार पे कुछ अगर बुक लिखी, जैसे बुक, मान लो कि कोई बुक है, अब बुक का कोई जो है उसका एब्स्ट्रैक्ट लिखता है ना, एब्स्ट्रैक्ट लिखता है, तो वो जो है आपका सेकेंडरी सोर्सेज में आ जाता है। टर्सरी सोर्सेज में आ जाता है कि सेकेंडरी सोर्सेज को भी अगर कंबाइन करके कुछ अगर बनाया जाता है, तो वो टर्सरी सोर्सेज में आता है। देखो द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज रिफर्स टू देयर इनहेरेंट क्वालिटीज एंड हाउ दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। समझ गए। तो प्राइमरी सोर्सेज आर ओरिजिनल। ये आपका ओरिजिनल हुआ, जैसे मैंने बताया था कि एक्सपेरिमेंटल रजिस्टर हो गया, डेटा बुक हो गया, तो सब क्या हुआ? आपका ओरिजिनल डेटा है जो आपने नोट किया है। अनइंटरप्टेड इंफॉर्मेशन और डेटा, कि इसमें कोई इंटरप्शन नहीं है, वो आपका ही किया हुआ है। समझ गए। दे आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ रिसर्च एंड इंक्लूड फर्स्ट हैंड अकाउंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड डायरेक्ट एविडेंस। समझ गए। फर्स्ट हैंड अकाउंट्स का मतलब वहीं पे वो जो है डेटा इंफॉर्मेशन जो है वो जनरेट ही हुआ है, तो वो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। समझ गए। जैसे मान लो कि कोई मैन्युस्क्रिप्ट है, आपको कहीं पे लिखा हुआ मिला है, समझ गए, या ऋग्वेद है, तो वो आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। और मान लो कि ऋग्वेद का कोई अगर जो है जस्ट समरी लिखता है इस टाइप से, तो वो आपका सेकेंडरी सोर्स में आएगा।
देखो एग्जांपल देखो, डायरीज हो गया, स्पीच अगर कोई दे रहा है वो हो गया प्राइमरी सोर्स में। मैन्युस्क्रिप्ट्स जो मैंने बताया, भोजपत्र वगैरह पे जो पहले लिखा जाता था, ओरिजिनल रिसर्च जो आपका किया हुआ रिसर्च है, आर्टिकल्स, पेटेंट्स, फोटोग्राफ्स एंड आर्टिफैक्ट्स, तो ये सब प्राइमरी सोर्सेज में है। आप याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम्स में बहुत बार मैच द फॉलोइंग भी आ जाता है। वहाँ पे कोई ऐसा टर्म दे देगा ना कि मानो जैसे फोटोग्राफ्स है और आर्टिफैक्ट्स, तो ये आप सोचोगे यार फोटोग्राफ तो कोई और खींच रहा है ना, तो वो सेकेंडरी हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। फोटोग्राफ्स जो होता है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ही होता है। जैसे न्यूज़पेपर में कोई फोटोग्राफ छपा है ना, तो वो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, तो ये ऑथेंटिक होगा, क्योंकि फर्स्ट हैंड लिखा हुआ है, तो उसमें मैनिपुलेशन का कोई चांस ही नहीं है। अनफिल्टर्ड, इसमें कोई भी फिल्टर नहीं होगा, जैसा है एज इट इज डेटा होगा आपका। प्रोवाइड्स डायरेक्ट एविडेंस ऑफ फर्स्ट हैंड अकाउंट्स ऑफ इवेंट्स और डिस्कवरी। समझ गए कि जैसे फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑफ डिस्कवरी है, समझ गए कि जो आदमी किया है उसी का लिखा हुआ रहेगा। अब देखो सेकेंडरी सोर्स है। सेकेंडरी सोर्स है इंटरप्रेट, जैसे मैंने बताया था कि प्राइमरी सोर्सेज का इंटरप्रिटेशन होगा। एनालाइज और समराइज द प्राइमरी सोर्सेज, समझ गए। दे प्रोवाइड सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन एंड कमेंट्री। समझ गए कि मानो आप कोई जैसे न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़े, तो वो प्राइमरी सोर्स हुआ, और आप उसी आर्टिकल को अपने वर्ड्स में लिखते हो, तो वो आपका सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। समझ गए। भले ही जो है वो आप मतलब कोशिश कीजिए कि जो है एकदम मतलब हू बहू हम लिखना चाहेंगे, लेकिन अगर आप बिना देखे हुए लिख रहे हो तो कुछ ना कुछ आप चेंज जरूर करोगे। तो इसलिए कहते हैं उसको सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि वो जो है आपका सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन होगा। समझ गए। अब देखो एग्जाम्पल्स में देख लो, टेक्स्ट बुक्स हो गया, तो ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। रिव्यू आर्टिकल्स, इंसाइक्लोपीडिया एंड क्रिटिकल एनालिसिस। इंसाइक्लोपीडिया है तो वो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, वो आपका इंफॉर्मेशन गैदर किया हुआ है कहीं पे, तो वो सेकेंडरी सोर्स है। वैसे ही टेक्स्ट बुक आपको सुन के लग रहा होगा कि ये प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक का भी जो डेटा है वो भी तो कहीं और से आया हुआ है ना, वो एक जगह कंबाइन किया हुआ डेटा है। समझ गया। तो इसलिए ये बहुत, इसलिए कह रहा हूँ ना, ये कंफ्यूजिंग होता है, आपको ध्यान से एकदम पूरा ध्यान से जानना पड़ेगा कि जहाँ पे डेटा जनरेट हो रहा है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया, और उस डेटा को कहीं और लिखा जा रहा है, चाहे वो कोई भी लिख रहा हो, तो वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में आ गया। इसलिए आपका देख लो टेक्स्ट बुक हो गया, रिव्यू आर्टिकल्स हो गया, इंसाइक्लोपीडिया। नहीं तो सुनने में तो लग रहा है ना कि रिव्यू आर्टिकल्स भी तो आर्टिकल ही हुआ है ना, तो वो जैसा प्राइमरी होना चाहिए था, लेकिन नहीं। रिव्यू आर्टिकल किसी और आर्टिकल का जो जनरेट हुआ होगा उसका रिव्यू किया जा रहा है ना, तो वो जो पहले आर्टिकल लिखा हो गया होगा वो प्राइमरी सोर्स होगा, और रिव्यू आर्टिकल्स वगैरह सेकेंडरी सोर्स। अब चाहे एब्स्ट्रैक्ट कोई लिखा रहा है ना, तो इंसाइक्लोपीडिया एंड क्रिटिकल एनालिसिस। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या है, तो इंटरप्रेटिव, जैसे मैंने बताया कि किसी और आर्टिकल, ओरिजिनल आर्टिकल को इंटरप्रेट करके मतलब समझ करके लिखा हुआ है। प्रोवाइड कंटेक्स्ट एंड एनालिसिस, कि मान लो कि जैसे कंटेक्स्ट और एनालिसिस ही लिखा हुआ है कि कोई वर्ड इवेंट होता है ना, अब उसके कोई या आर्टिकल है तो उसका कोई रिव्यू आर्टिकल लिख रहा है कि हाँ मैंने भी ये एक्सपेरिमेंट किया तो इसका ऐसे ऐसे डेटा आया या ऐसे ऐसे रिजल्ट आया, तो वो जो है रिव्यू आर्टिकल। समझ गए। तो उसमें कंटेक्स्ट और एनालिसिस किया हुआ रहेगा ना, वही कह रहा हूँ। एंड ऑफन इंक्लूड समरीज और सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी सोर्सेज। समझ गए। समरीज या उसको सिंथेसाइज करके जो है जो जैसा बनेगा वो सेकेंडरी सोर्सेज बनेगा। अब देखो टर्शियरी सोर्सेज। टर्शियरी सोर्सेज कंपाइल एंड समराइज इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। समझ गए कि ये जो है आपका वो सारे इंफॉर्मेशन को एक जगह कंपाइल किया जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी को, तो आपका टर्शियरी सोर्सेज बनता है। मान लो
जैसे बिब्लियोग्राफी हुआ, तो बिब्लियोग्राफी क्या हुआ, वो लिस्ट ऑफ जो होगा आपका जितने भी, जैसे बिब्लियोग्राफी जो भी बुक का होगा वो सबका एक जगह किया हुआ है, तो वो लिस्ट होगा, देख रहे हो। फिर जैसे डायरेक्टरी हो गया, तो डायरेक्टरी में भी सारे बुक्स का कंपाइलेशन इस टाइप से होगा और समराइज किया हुआ हो सकता है सबको एक साथ। इंडेक्स हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, ये सब आपका टर्सरी सोर्सेज में आता है। तो कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या हो गया, तो समराइज्ड, अग्रीगेटेड, एक साथ किया हुआ, एंड प्रोवाइड अ ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ अ टॉपिक और एरिया ऑफ स्टडी। समझ गए, तो इससे ब्रॉड ओवरव्यू आपको मिलता है। चलो अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज। अब इंफॉर्मेशन सोर्सेज हुआ, उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो जैसे एक्यूरेसी, तो आपका जो इंफॉर्मेशन का सोर्स है वो कितना एक्यूरेट है। ऐसा तो नहीं है कि उसमें बहुत सारे जो है डेटा गलत हो। अब डेटा गलत हो तो वैसा इंफॉर्मेशन सोर्स पे आप रिलाई नहीं कर सकते हैं। अब ऑथोरिटी, अब देखो जो आदमी पब्लिश कर रहा है, जैसे आप जैसे रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हैं, तो आपको जैसे प्रेशराइज किया जा रहा है कि आपको जैसे 5 रिसर्च पेपर जो है पब्लिश करना है हर साल 5 करना है, और आपको टाइम नहीं है, तो आप इधर उधर से कुछ भी छापे जा रहे हैं जिसका कोई जो है जैसे क्रेडिबिलिटी हो नहीं, है ना। तो वही कहते हैं कि अब तो क्रेडिबिलिटी आपका नहीं है और कुछ नया रिसर्च नहीं लग रहा है, तो कोई अच्छा जर्नल उसको छापेगा भी नहीं, तो वही तो उसको कहा जाता है कि ऑथोरिटी इज द क्रेडिट। तो चलो पहले यहाँ से देखते हैं। डिफरेंट इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैव यूनिक कैरेक्टरिस्टिक दैट इन्फ्लुएंस देयर यूज एंड रिलायबिलिटी। समझ गए। जैसे एक्यूरेसी देख लो, एक्यूरेसी रिफर्स टू द करेक्टनेस एंड प्रिसीजन of the information provided. Reliable sources are meticulously researched and verified. समझ गए कि आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो कितना रिलायबल है और कितना एक्यूरेट है। समझ गया, ये एक्यूरेटी हो गया, सॉरी एक्यूरेसी। ऑथोरिटी देखो, ऑथोरिटी इज द क्रेडिबिलिटी एंड एक्सपर्टीज ऑफ द ऑथर और पब्लिशर। जैसे मैंने बताया, सोर्सेज फ्रॉम रेपुटेबल ऑथर्स और इंस्टीट्यूशंस आर मोर लाइकली टू बी रिलायबल। जैसे कोई अगर 3rd क्लास कॉलेज है कहीं एकदम रूरल एरिया में, जहाँ पे वो टीचर भी नहीं रखे हुए हैं, बस मतलब धांधली करके एडमिशन ले लेके बस डिग्री बांट रहा हो, जैसे कॉलेजेज है, एवरीबडी नोज दिस, तो वहाँ का अगर कोई जैसे पेपर है तो उसका जो है रेपुटेशन अपने आप कम हो जाएगा, है ना, कि यार वहाँ तो इतने ज़्यादा जैसे घपलेबाजी होती है तो पेपर का क्या ही रिलायबिलिटी है। और कोई मान लो कि आया जैसे आईआईटी बॉम्बे हुआ, तो आईआईटी बॉम्बे में कोई भी पेपर छपेगा वहाँ का तो एक ब्रांड वैल्यू, और तो ये आपको लगता है ना कि यार वो तो उसका मतलब चांसेज है कि वो रिलायबल होगा उस रिसर्च का, तो वो कहा जा रहा है। अब देखो करेंसी, तो ये सब जो है आपको टर्म्स पता होना चाहिए कि एक्यूरेसी का मीनिंग क्या है, ऑथोरिटी का मीनिंग क्या है, करेंसी का है, कवरेज और ऑब्जेक्टिविटी, ये सब का। समझ गया, क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग में आ सकता है एग्जाम में। तो एक्यूरेसी देख लो, फिर से बता देता हूँ, करेक्टनेस और प्रिसीजन ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। समझ गया, कितना इंफॉर्मेशन सही है। ऑथोरिटी है कि जो पब्लिशर है या ऑथर है वो कितना आपका रिलायबल आप हो सकते हो। समझ गया कि ऑथोरिटी मान लो कॉलेज का ऑथोरिटी, ऐसे याद कर लो, तो कॉलेज का ऑथोरिटी कितना रिलायबल है, कितना रिलायबल आपका कॉलेज है, उसके आधार पे ही जो है आपका इंफॉर्मेशन का आपका ये होगा कि कितना सही होने का प्रोबेबिलिटी है, कितना गलत होने का प्रोबेबिलिटी है। तो करेंसी कहते हैं, तो टाइमलेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो होता है ना, कि करेंट जैसे अफेयर्स का आप नाम सुने होंगे, करेंट अफेयर्स। तो करेंट अफेयर्स क्या होता है कि ये जो है हैपनिंग नाउ, कि आजकल जो हो रहा है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो वो करेंसी हो गया कि कितना करेंट का इन्फॉर्मेशन है या कितना पुराना इन्फॉर्मेशन है। तो ये इसको रुपया पैसा से मत समझना करेंसी से। इसलिए करेंसी रिफर्स टू द टाइमलीनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन, करेंट सोर्सेज आर अप टू डेट एंड रिफ्लेक्ट द लेटेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। समझ गया, तो इसको करेंसी कहते हैं। अब देखो कवरेज, कवरेज होता है स्कोप एंड कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ द इंफॉर्मेशन। देखो जैसे मान लो कि आप कोई रिसर्च पेपर
लिख रहे हो, है ना, रिसर्च पेपर। इसमें आप जानना चाह रहे हो कि लाइब्रेरी जो है, बिहार की लाइब्रेरी पे रिसर्च कर रहे हो, मानो बिहार लाइब्रेरीज पे क्या रिसर्च कर रहे हो आप कि जो आपका लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है या लाइब्रेरी ऑटोमेशन, जैसे लाइब्रेरी ऑटोमेशन का सॉफ्टवेयर है, तो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, तो ये सब टेक्नोलॉजीज़ का कितने ज़्यादा लाइब्रेरीज में यूज किया जा रहा है बिहार के लाइब्रेरी में। तो इसमें आप जो है अगर जैसे केवल स्कूल लाइब्रेरी का भी ये कर सकते हैं कि सारे स्कूल्स में जा के आप पता कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर जैसे मन है कि यार स्कूल में उतना ज़्यादा यूज नहीं होता होगा, तो चलो हम कॉलेज लाइब्रेरी को भी इसमें शामिल करते हैं। तो आप कॉलेज लाइब्रेरी को करेंगे तो और ज़्यादा आपका कम्प्रिहेंसिव रिसर्च होगा, कवरेज आपका ज़्यादा होगा। और आपके दिमाग में आ रहा है कि नहीं यार, ये कॉलेज लाइब्रेरी से लेके स्पेशल लाइब्रेरी जितना भी है, जैसे जो है पटना का जो है लाइब्रेरी हो गया, तो ये सब लाइब्रेरी में आपको आपके दिमाग में आ रहा है कि नहीं, ये ओवरऑल कम्प्रिहेंसिव स्टडी करते हैं, तो ये आपका कवरेज में आता है। समझ रहे हो कि आपका स्कोप और कम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन है। तो आप जो रिपोर्ट तैयार करोगे या रिसर्च पेपर पब्लिश करोगे, तो वहाँ पे आपके पास पूरा एक तरह से कम्प्रिहेंसिव स्टडी होगा कि जो है एक तरह से मतलब जिस लाइब्रेरी को ज़्यादा फंडिंग मिल रहा है वहाँ पे भी हो पाया है कि नहीं हो पाया है, तो वहाँ पे क्या क्या इशूज है ये आप पता कर सकते हैं। उसी में कुछ लाइब्रेरी होगा जिनके पास बिल्कुल फंडिंग नहीं होगा, फिर भी वो लोग जो है ऑनलाइन कोहा जो है वो सब तो जो है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर वगैरह यूज कर सकते हैं। तो आप अपना स्टडी को और कॉम्प्रिहेंसिव बना सकते हैं कि आखिर फंडिंग अगर कॉन्स्टेंट नहीं है तो क्या कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं, क्या मतलब हो सकता है कि आपके जो मतलब एम्प्लॉयज़ हैं उनके यहाँ वो उतने जैसे एडुकेटेड नहीं है कि मतलब ये सब फील्ड में सोच भी पाएँ, है ना। तो आपको यही इसमें कहा जा रहा है कि कवरेज इज द स्कोप एंड कम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन। कम्प्रिहेंसिव सोर्सेज कवर अ टॉपिक इन डेप्थ एंड प्रोवाइड अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग। समझ गए। अब देखो ऑब्जेक्टिविटी होता है कि इसमें आप न्यूट्रल होके कोई रिसर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब आप जैसे मान लो कि इंजीनियरिंग कॉलेज के आप लाइब्रेरियन हैं और आप जैसे जाते हैं जैसे मेडिकल कॉलेज में मतलब स्टडी करने कोई चीज़, तो आप देख रहे हैं कि यार इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है एक तरह से ज़्यादा चीज़ सब दिया गया है और जो है जैसे ज़्यादा स्टूडेंट हैं तो उनका लाइब्रेरी भी जैसे बड़ा है, तो आप जो है एक तरह से खामी निकाल रहे हैं मेडिकल कॉलेज के लाइब्रेरीज में कि इनका कम्प्रिहेंसिव नहीं है लाइब्रेरी, बहुत छोटा लाइब्रेरी है, फिर इन डेप्थ में उनके पास नहीं है। तो आप अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होके और उनके लाइब्रेरी पे जाके और भी दूसरे सब्जेक्ट के लाइब्रेरी मतलब दूसरे स्ट्रीम के लाइब्रेरीज में जाके आप स्टडी कर रहे हैं, तो आप अगर बायस्ड हैं अपने इंजीनियरिंग साइड में, तो वो आपका जो है ऑब्जेक्टिव स्टडी नहीं होगा, है ना। कि आप अगर न्यूट्रल होके चलते हैं कि अच्छा यहाँ के जो है मतलब चैलेंजेज अलग हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के चैलेंजेज अलग हैं, वहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट हैं, ज़्यादा फंडिंग होता है ना। तो ये सब अगर आप न्यूट्रल हो गए कोई रिसर्च करते हैं तो वो न्यूट्रल हुआ। आप अगर बायस्ड हैं किसी चीज़ को लेके तो वो वही ऑब्जेक्टिविटी होती है वहाँ पे। देखो ऑब्जेक्टिविटी refers to the neutrality and impartiality of the information. Objective sources present information without bias और personal opinion। समझ गए कि आपका पर्सनल ओपिनियन जो है उसको आप साइड में रख के बिना बायस का जो है ऑब्जेक्टिवली किसी चीज़ को जज कीजिएगा, तो वो आपका ऑब्जेक्टिविटी में आता है। समझ गए। तो ये सब टर्म्स आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज कितने टाइप्स का होता है। तो एक तो हमने देखा था प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। इसमें आता है डॉक्यूमेंट्री, नॉन डॉक्यूमेंट्री, मतलब अलग टाइप से जो क्लासिफिकेशन होता है ना, फॉर्मेट और इंफॉर्मेशन दे प्रोवाइड, उसके आधार पे देखो इंफॉर्मेशन सोर्सेज कैन बी कैटेगराइज बेस्ड ऑन देयर फॉर्मेट एंड द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दे प्रोवाइड।
तो इसमें पहला आता है डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। तो डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज कंटेन इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड इन फिजिकल और डिजिटल डॉक्यूमेंट्स। समझ गए? तो इसमें जो है ना मेनली इसमें देखो, इसमें डॉक्यूमेंट जो है ना आपका प्रेजेंट होगा। समझ गए? फिजिकल या डिजिटल मीडियम में, मतलब पीडीएफ भी आपके पास कोई है, अगर पीडीएफ हो गया या एक्सेल फाइल में हो गया, तो ये सब तो आपको डॉक्यूमेंट प्रेजेंट है ना, तो वो आपका डॉक्यूमेंट्री जैसे सोर्सेज हो गया, क्योंकि आपके पास रिटर्न में उस टाइप से होना चाहिए, कुछ प्रूफ है उसका। नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज में क्या हो जाता है कि आपके पास कुछ ऐसा प्रूफ नहीं होता है। वो जैसे आपको कोई बोल दिया, कोई बंदा स्पीच सुनने गया कहीं पे, तो वो आपका ऐसा, तो वो नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज हो जाता है। देखो, डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज कंटेन इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड इन फिजिकल और डिजिटल डॉक्यूमेंट, मतलब इंफॉर्मेशन का आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए फिजिकल या डिजिटल किसी भी फॉर्मेट में। जैसे एग्जांपल देखो, बुक्स हो गया, जर्नल्स हो गया, न्यूज़पेपर्स हो गया, रिपोर्ट्स हो गया, तो ये सब का आपके पास रिकॉर्ड होगा ना, तो ये आपका डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज हो गया। देखो फॉर्मेट्स हो गया, प्रिंट मीडियम में होगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में होगा। अब देखो नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज क्या क्या हो गया। नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन थ्रू नॉन रिटन मीन्स। समझ गए? लिखा हुआ वो मीन्स में नहीं होगा। अब देखो जैसे ओरल हिस्ट्रीज हो गया, इंटरव्यूज और पर्सनल कम्युनिकेशन कि आप कहीं इंटरव्यू लेने गए और उसको रिकॉर्ड नहीं किए हैं, तो आप जो इंटरव्यू का आप लिखना चाहेंगे वो अपने तरह से लिख सकते हैं, है ना। या ओरल हिस्ट्री हो गया कि ये कुछ जो है हिस्ट्री जिसका लिखा हुआ नहीं होता है, लेकिन वो एक तरह से जनरेशन वाइज जनरेशन बताते जाती है कि हाँ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, इस टाइप से, तो वो नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज में आ जाता है। तो वो फॉर्मेट्स में क्या हो गया, जैसे ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग एंड फेस टू फेस इंटरेक्शन। समझ गए? तो ये डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में नहीं होगा, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग के फॉर्म में हो सकता है। ये आप याद कर लेना, इसमें कोई डाउट मत रखना। ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग भी है तो वो भी नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज में आएंगे। इसमें जो है आपका हमेशा जो है तो फिजिकल या डिजिटल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। समझ गया? अब देखो ह्यूमन सोर्सेज और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। तो ह्यूमन सोर्सेज में देखो refers to individuals who provides information based on their knowledge और experience। इसका देख लो, जैसे मान लो कि आपके नाना जी होंगे, दादाजी होंगे, ये सब कुछ अंग्रेज़ के बारे में अगर बताते होंगे कि हाँ आते थे वो लोग गांव में, तो हम लोग को नील की खेती भी कराते थे, तो वो आपका क्या हो गया, ह्यूमन सोर्सेज हो गया। जैसे मान लो कि आप किसी जो है मेडिसिनल प्लांट पे रिसर्च कर रहे हो, तो वो आप जाते हो पहाड़ों पे खोजने के लिए, वो जड़ी बूटी आप वहाँ के जैसे लोगों से मिलते हो, लोकल लोगों से मिलते हो, तो वो जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक आपको और बता सकते हैं कि जो है कि ये आपको जो है 1000 मीटर के और ऊंचाई पे मिलेगा, वहाँ जो मिलता है उसका जैसे पत्ता ब्रोड होता है, वहाँ जो मिल रहा है उसका हो सकता है कि रूट्स और ज़्यादा डीप जाते हैं, जैसे इस टाइप से हो सकता है कि हाइट उस प्लांट का शॉर्ट हो, और वो अपने हिसाब से क्या जैसे बताते हैं कि जो है हाँ हम लोग ये जो है यूज करते हैं इसको सर्दी में, खांसी में, या फिर पेट दर्द में इसके रूट्स को, किसी मेडिसिनल प्लांट के। तो वो आपका लिखा हुआ नहीं है, लेकिन तो क्या हुआ, वो ह्यूमन सोर्सेज हुआ कि वो अपने बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस और नॉलेज बता रहे हैं। समझ गए? तो ह्यूमन सोर्सेज रिफर्स टू इंडिविजुअल्स हु प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन देयर नॉलेज और एक्सपीरियंस। देखो एग्जाम्पल्स में जैसे एक्सपर्ट्स, मेंटर्स एंड कलीग्स, तो ये सब जो है ह्यूमन सोर्सेज में आता है। अब देखो फॉर्मेट्स, पर्सनल कम्युनिकेशन होगा, इंटरव्यू या लेक्चर, मैक्सिमम यही हो सकता है। अब देखो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में आ जाता है कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिनका काम ही है आपका इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। समझ गए ना? जो SDI कहते हैं ना, और CAS। SDI क्या होता है, सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आपका जैसे लाइब्रेरी में है, तो लाइब्रेरी में देखोगे कि आप
जैसे रेफरेंस सेंटर का नाम सुने होंगे, या फिर ऐसे भी सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ऐसे मान लो जैसे गूगल स्कॉलर है, गूगल स्कॉलर पता होगा सबको। उस पर आप पेटेंट के बारे में और पेपर्स के बारे में मत सर्च करते होंगे गूगल स्कॉलर में। तो गूगल स्कॉलर पे मान लो कि आप अपने जो है जिस चीज़ में रिसर्च कर रहे हैं, मान लो कि नीम ऑयल पे रिसर्च कर रहे हैं, तो नीम ऑयल टॉपिक को आप सेलेक्ट कर देंगे और जो है और अपने जो है इंटरेस्ट में नीम ऑयल को और नीम प्लांट को, तो वो अपने आप जो है जो भी आपका जैसे पब्लिश होता है या फिर पेटेंट हो रहा है या फिर जर्नल आ रहे हैं नीम ऑयल से रिलेटेड, और जितने भी जैसे पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं, तो वो अपने आप जो है नीम ऑयल से रिलेटेड आपके ईमेल पे आते जाएगा गूगल स्कॉलर के जिस तरफ से। तो वो क्या हुआ आपको मानो, तो वो SDI हुआ, सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, या इसको करेंट अवेयरनेस सर्विसेज भी कहते हैं, है ना। तो ये तो ऐसे जगह को इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कहेंगे। तो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज आर ऑर्गेनाइजेशन दैट कलेक्ट, स्टोर एंड डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन। समझ गए। एग्जाम्पल लाइब्रेरीज, आर्काइव्स एंड म्यूजियम्स, तीनों आपको पता होगा। फॉर्मेट किस फॉर्मेट में, फिजिकल एंड डिजिटल कलेक्शन। ये फिजिकल कलेक्शन भी हो सकता है, डिजिटल कलेक्शन भी हो सकता है ना। एग्जीबिशंस एंड ऑनलाइन डेटाबेस है। समझ गया। अब देखो फॉर्मेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज। फॉर्मेट्स क्या क्या है, तो जैसे प्रिंट फॉर्मेट हो गया, डिजिटल फॉर्मेट हो गया, ये सब हो गया, सबका अपना अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज है। देख लो प्रिंट फॉर्मेट में हो गया, प्रिंट फॉर्मेट्स आर ट्रेडिशनल फिजिकल फॉर्मेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज। एग्जाम्पल्स बुक्स, जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, ये सब आपका प्रिंट फॉर्मेट में आ जाता है। कैरेक्टरिस्टिक टैंजेबल, पोर्टेबल, ऑफन कंसिडर्ड ऑथोरिटेटिव, कि आपको कहीं भी उसको ले जा सकते हैं आराम से, मतलब रखने में इजी होगा, और किसी का होगा वो, मतलब जिसके पास होगा उसके पास ही होगा। ऐसा नहीं है कि उसको आपको तुरंत कॉपी करके आप किसी और को दे सकते हैं। समझ गए। डिजिटल फॉर्मेट में जो है, डिजिटल फॉर्मेट्स आर इलेक्ट्रॉनिक वर्जन्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज दैट कैन बी एक्सेस्ड ऑनलाइन और थ्रू डिजिटल डिवाइसेस। समझ गए। ऑनलाइन या डिजिटल डिवाइसेस के माध्यम से आप जो है दे सकते हैं लोगों को। जैसे देख लो एग्जांपल, ई बुक्स, ई जर्नल, डेटाबेसेज एंड वेबसाइट्स, ये सब आपका डिजिटल फॉर्मेट्स में आ जाता है। तो इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा, एसेसेबल होगा कि इजीली एसेसेबल है, आप किसी को मेल कर सकते हैं या फिर आप वेबसाइट पे जाके कोड डाउनलोड कर सकते हैं। सर्चेबल कि उसको सर्च किया जा सकता है, आप वेबसाइट में भी देखोगे सर्च का ऑप्शन रहता है, आप सर्च कर सकते हो। या फिर इंफॉर्मेशन आप कोई भी गूगल हो गया, MSN हो गया, याहू हो गया, किसी भी सर्च इंजन पे जो है वो कीवर्ड्स डाल के आप जैसे देख सकते हैं कि उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। और इजीली अपडेटेबल, उस फाइल को हटा के जो है आपका मॉडिफाइड फॉर्मेट आप डाल सकते हैं। समझ गए। अब देखो मल्टीमीडिया फॉर्मेट्स। मल्टीमीडिया फॉर्मेट्स में क्या आ जाता है, जैसे टेक्स्ट आ गया, जैसे कंबाइंड टेक्स्ट, ऑडियो, विजुअल, अब जो है AR VR, ये सब मल्टीमीडिया ही है। आर्टिफिशियल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, सब मल्टीमीडिया फॉर्मेट्स में आता है। एग्जाम्पल देखो, वीडियोज हो गया, पॉडकास्ट और इंटरैक्टिव वेबसाइट्स हो गया, ये सब जो है आपके मल्टीमीडिया फॉर्मेट्स में आ जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या हो गया, इंगेजिंग, जैसे पॉडकास्ट आजकल देख रहे होगे किसी भी इंटरव्यू का, तो उसमें एक बंदा इंटरव्यू लेते रहता है कि इंटरव्यू देते रहता है, तो उसमें एक्सप्रेशंस वगैरह सब चीज़ होगा। वर्सेटाइल, समझ गए, सुटेबल फॉर वेरियस लर्निंग स्टाइल्स। जैसे वीडियो फॉर्मेट है, तो वीडियो फॉर्मेट में हो सकता है कि आपका मतलब एनिमेशन वगैरह भी ऐड करके और जो है एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके ऐसे वीडियो फॉर्मेट में आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग दिलाते। अब देखो माइक्रोफॉर्म फॉर्मेट। माइक्रोफॉर्म फॉर्मेट्स आर रिड्यूस साइज वर्जन्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट कैन बी व्यूड यूजिंग स्पेशल इक्विपमेंट। समझ गए। मतलब वो माइक्रोफॉर्म्स वैसे होता क्या था ये मैं बताता हूँ। बहुत बार आप जेम्स बॉन्ड वगैरह का मूवी देखे होगा ना, तो देखे होगी कि कोई फोटो है, उसमें एक बहुत छोटा सा पतला सा डॉट है, तो ये डॉट को, ये पुराने ज़माने में जो है आपका इंफॉर्मेशन
सेव करने के लिए भी या फिर इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रखने के लिए यूज होता था। कि मान लो एक स्पाई एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है तो पता ही नहीं चलता था कि वो कुछ छुपा के ले जा रहा है। तो इस टाइप का है। तो उसमें डॉट को जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो उसमें जो जो लिखना रहता था वो लिखा हुआ रहता था डॉट के अंदर ही। तो वो जो है माइक्रोफॉर्म फॉर्मेट कहते हैं उसको। माइक्रोफॉर्म फॉर्मेट्स आर रिड्यूस साइज वर्जन्स ऑफ डॉक्यूमेंट दैट कैन बी व्यूड यूजिंग स्पेशल इक्विपमेंट के माध्यम से दिखाया था। तो वही माइक्रोस्कोप वगैरह होता है इसमें। एग्जाम्पल माइक्रोफॉर्म एंड माइक्रोफिश। कैरेक्टरिस्टिक स्पेस सेव होता है उसमें, ड्यूरेबल होता है, ओपन यूज फॉर आर्काइवल पर्पसेज। कि आर्काइवल पर्पसेज मतलब समझ रहे हो कि स्पेस अगर बचाना है आपको तो उसी का स्कैन करके उतना छोटा में जो है बना के और छोड़ दिया जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए कि ख़राब ना हो, स्टोर करके। समझ गए? आप देखो कंक्लूजन देख लेना आप। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, ये लेक्चर। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम इसमें बहुत सारा लेक्चर्स लाएंगे और सारे टॉपिक्स लाएंगे लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड। आप लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।